तो बच्चों अब हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का जो मैकेनिज़्म है वह 2 स्टेजेस उसमें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट वन इज़ इंस्पायरेशन एंड सेकंड वन इज़ एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेयर air is drawn in and expiration by which the alveolar air is released out. इंस्पायरेशन में क्या होगा, जो भी एटमॉस्फेयर की एयर है वो लंग्स के अंदर जाएगी, ठीक। और एक्सपायरेशन में क्या होगा, जो भी CO2 रिच एयर है, ठीक है, जो भी गैस हमारी सेल्स ने रिलीज़ करी है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद, ठीक, वो सब एक्सपायरेशन के प्रोसेस से बॉडी से बाहर जाएगी। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and atmosphere। यहाँ हमें ध्यान रखना है ये पूरा प्रोसेस प्रेशर ग्रेडियंट है, दैट मीन्स प्रेशर फ्लो पर डिपेंड करेगा, ठीक है। एक बात और याद रखेंगे, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की साइड एयर का मूवमेंट होगा, ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। ग्रेडियंट मीन्स होता है फ्लो, स्लोप, ठीक है, हायर टू लोअर, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर ये बात हम ध्यान रखेंगे तो हम इस टॉपिक में कंफ्यूज नहीं होंगे। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जो लंग्स के अंदर प्रेशर है उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर in the lungs with the respect of atmospheric pressure। अब इस यहाँ पे हम इस सेंटेंस को समझेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सारी चीज़ें प्रेशर ग्रेडियंट होती हैं, ठीक है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की साइड एयर मूव ऑन करेगी। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा हमारे लंग्स के प्रेशर से, ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर से जब वो ज़्यादा होगा तो एयर मूव ऑन करेगी हमारे लंग्स के अंदर, दैट मीन्स उस कंडीशन में हम रेस्पिरेशन करेंगे। क्या, कौन सा स्टेप होगा रेस्पिरेशन का, इंस्पायरेशन, ठीक है, इंस्पिरेशन होगा हमारा, राइट, इनटेक करेंगे हम एयर का। और यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा है, इफ़ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज देयर इज नेगेटिव प्रेशर in the lungs with the respect to the atmospheric pressure। मीन्स नेगेटिव प्रेशर किस सेंस में, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रेशर है और लंग्स में कम प्रेशर है, ठीक। अगर कंडीशन ऐसी होगी तो एयर कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स के अंदर जाएगी और तब उस कंडीशन में हम इन्हेल करते हैं, ठीक। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज़ हायर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जब हमारे लंग्स का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो क्या होगा फिर, तो एयर हमारी बॉडी से बाहर की तरफ मूव करेगी, तो उस कंडीशन में हम एक्सहेल करते हैं, एक्सपायरेशन होता है, ठीक है। तो इंस्पायरेशन कब होगा, जब एटमॉस्फेयर की एयर ज़्यादा होगी, तो कॉमन सेंस की बात है कि वो हमारे अंदर जाएगी, और एक्सपायरेशन में जब हमारी बॉडी में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो बॉडी से बाहर जाएगी। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है पूरा प्रोसेस प्रेशर पर डिपेंड है, ठीक। द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल intercostal between the ribs help in the generation of such gradient। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट जो क्रिएट होता है इनसाइड द बॉडी, उसमें कौन रोल प्ले करता है, डायफ्राम और स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं, ठीक है, और उन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल, ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, रिब्स के बीच में, ठीक, वहाँ पर ही मसल्स प्रेजेंट होंगी। तो डायफ्राम और वो मसल जो रिब्स के बीच में है वो इस प्रेशर को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber in the anterior posterior axis।
जब हम सांस लेते हैं। इंस्पायरेशन मतलब जब हमने एयर अपने अंदर ली, ठीक। और बार बार एक बात ध्यान रखेंगे कि इंस्पायरेशन हो रहा है, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर ज़्यादा है, हमारी बॉडी का एयर प्रेशर कम है। अब यहाँ पर एयर बॉडी के अंदर चली गई, ठीक। तो क्या प्रोसेस इनिशिएट होगा? इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसका? डायफ्राम का, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा थोरेसिक चैम्बर है, ठीक है, थोरेसिक चैम्बर जो हमारा पूरा रिब केज और हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम थी, ठीक है, जिसे हम बैकबोन भी बोलते हैं, वो सब मिलकर जो हमारा एक थोरेसिक चैम्बर बना रहा है, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा या नहीं होगा? जब किसी बैलून में हम हवा भरते हैं तो बैलून का प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है ना। तो सेम ऐसे ही यहाँ क्या होगा, यहाँ पर जो वॉल्यूम है थोरेसिक चैम्बर का वो बढ़ जाएगा। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल कॉस्टल मसल्स लिफ्ट्स अप द रिब and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। अब सबसे पहले इस पूरी लाइन को हम समझते हैं। जब एयर हमारी बॉडी के अंदर गई, आप जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आप देखते हैं आपकी रिब्स जो है, ठीक है, ये जो रिब केज है जिसे बिल्कुल हिंदी में हम पसलियाँ बोलते हैं, ये क्या होती है? लिफ्ट अप होती है, ऊपर की साइड इंक्रीज होंगे, ठीक है। अभी आप करके भी देख सकते हो, जब आप बहुत डीप ब्रीदिंग करते हो, जब एयर पूरी आपका थोरेसिक चैम्बर में फिल हो जाएगी तो रिब क्या होगा? रिब ऊपर की साइड लिफ्ट अप होगा, ठीक है। और स्टर्नम, स्टर्नम क्या है? जो हमारी मिड वाली बोन थी जिसके साथ रिब के अरेंज थी, मैंने आपको उससे पहली वाली वीडियो में भी बताया था, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो इस पूरे चैम्बर की वॉल्यूम को इंक्रीज करने में रोल प्ले करेगा, ठीक। The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in pulmonary volume। अब जब thoracic वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कॉमन सी बात है, जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम decreases the intrapulmonary pressure to less than atmospheric pressure, which force the air from outside to move into the lungs। और इसकी वजह से क्या होता है? देखो, जब एक्सटर्नल जो मसल्स हैं, ठीक है, उनका प्रेशर बढ़ा, ठीक। अब समझो इस वाली लाइन को, देखो, एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, जब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो वो डिक्रीज करेगा इंटरनल पल्मोनरी प्रेशर को, ठीक है। जो लंग्स का अंदर वाला प्रेशर है उसे डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जो एयर बाहर से आई है वो लंग्स में अंदर एंटर कर पाएगी, ठीक है। अगर अंदर का प्रेशर कम नहीं होगा तो जो बाहर की एयर है वो अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ये पूरा प्रोसेस बेस्ड है प्रेशर ग्रेडियंट पे। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की साइड एयर मूव करेगी, ठीक। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकॉस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। अब क्या होगा? जैसे एयर अंदर जाएगी ये सब वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम। थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाएगी, पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाएगी, ठीक है। अब जब पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो गई तो इससे क्या होगा? जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ठीक। जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो वो इतना बढ़ जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, और ये चीज़ें क्या कॉज करेंगी? एक्सपायरेशन, कि अंदर की जो एयर है वो फिर बाहर की साइड जाएगी, ठीक है। वी हैव the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen। हम अपनी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं जो हमारी मसल्स हैं उनकी हेल्प से। और कैसे? एक्सरसाइज करके, ठीक है। फिजिकल जो हमारा वर्क होता है, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हमारी जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करती है, ठीक।
अब ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. हेल्दी पर्सन 12 से 16 बार पर मिनट ब्रीथ करता है. द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द यूजिंग स्पायरोमीटर. स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है, विच हेल्प इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन. ठीक है, जो क्लिनिकल असेसमेंट के लिए यूज़ होता है. अब यहाँ पर हम देखेंगे, एक बार हम डायग्राम भी अपना देखेंगे, फिर इस टॉपिक को एक बार रिवाइज करेंगे, तब हम इसके दूसरे पार्ट पर चलेंगे. देखो, सबसे पहले क्या हुआ, डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे आप. एयर एंट्रिंग इन द लंग्स. एयर लंग्स में गई, किसके थ्रू गई? जो भी हमारे कंडक्टिंग पार्ट थे. हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कंडक्टिंग पार्ट जो हमारे नॉस्ट्रिल है. ठीक, जो हमारा नेज़ल पैसेज है, नेज़ोफेरिंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल है, ये सब हमारे क्या थे? कंडक्टिंग पार्ट, क्योंकि ये एयर को एल्वेओली तक लेकर जा रहे थे. उनके थ्रू अब एयर एंटर कर गई है लंग्स में. अब जैसे एयर ने एंटर किया लंग्स में, जो रिब्स है और स्टर्नम है वो क्या होगा? ऊपर की साइड उठेगा. आप भी फील कर सकते हैं. ठीक है, आप भी फील कर सकते हैं जब आप सांस लेते हैं, ब्रीदिंग लेते हैं, तो जब हम एयर इनहेल करते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी फूल जाती है. आप अपने सीने पर हाथ रखकर इस चीज़ को फील कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस मैकेनिज़्म को. ठीक, तो जब एयर अंदर गया तो क्या हुआ? रिब्स और स्टर्नम क्या हुआ? रेज्ड हुए, लिफ्ट अप हुआ. ठीक है, और ये जो हमारी बैकबोन वाला पार्ट है, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, ये हमारा डॉर्सल है, ये हमारा वेंट्रल पार्ट है. ठीक है, ये पूरा हमारा थोरेसिक चैम्बर है. रिब केज ऊपर की साइड जाएगा और डायफ्राम कैसा हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. और ये जो एक्सटर्नल मसल्स हैं, इनका वॉल्यूम क्या होगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. जब इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? जो हमारा लंग्स का प्रेशर है, ठीक है, जो लंग्स का प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एयर इजीली इसके अंदर मूव कर जाएगी. ठीक, और इसके जस्ट अपोजिट चीज़ें होंगी कहाँ पर? जब एयर एक्सपेल करेगी फ्रॉम द लंग्स. यहाँ पर आप देख सकते हो रिब और स्टर्नम क्या हो गए? नॉर्मल कंडीशन में है, जिससे क्या हुआ? जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया. जब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया तो ये लंग्स का जो चैम्बर है इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया. ठीक, और ये क्या करेगा? फिर एयर को ऊपर की तरफ मूव ऑन करेगा, पुश करेगा, जिसकी वजह से एयर एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी. क्लियर? अब आगे हम देखते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी. अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है? ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम मीन्स जो हम एयर इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं उसका अमाउंट, और कैपेसिटी मतलब कितना हम उसको कर सकते हैं, और ये पर्सन टू पर्सन किस तरह से वेरी करता है. क्लियर? अब यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है? टाइडल वॉल्यूम. टीवी से इसको डिनोट करेंगे. वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन. मतलब हम नॉर्मल कंडीशन में बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स है, ना हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना हम कोई सोच रहे हैं, ना हम कुछ मतलब किसी चीज़ को लेके हम पैनिक हो रहे हैं, बिल्कुल शांत बैठे हैं. ठीक है, उस वाली कंडीशन में हमारा जो एयर इनहेल होगी, ठीक, और जो एक्सहेल होगी उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम. कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेट होगी 500 ml. ठीक, मतलब इतनी एक बार में हम इतना, जो एक हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग है उतना हम लेते हैं. हेल्दी पर्सन में कितना होता है? 6000 to 8000 पर मिनट. एक बार में इतनी ली, और एक बार में जो एक मिनट में 10 से 12 बार एक कॉमन पर्सन सांस लेता है, 12 से 16 बार एक नॉर्मल जो एवरेज रेशो है, तो उसके अकॉर्डिंग 6000 से 8000 ml ऑफ पर मिनट. मतलब इतना एयर इनहेल और एक्सहेल करता है, 6000 से 8000 तक. अब यहाँ देखेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV से इसको डिनोट करेंगे. अब यहाँ एक टर्म हमारी आ रही है रिजर्व. रिजर्व मतलब जब हमें कोई भी चीज़ रिजर्व करनी होती है तो हम एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं उसके लिए, है ना.
हमें पैसे इकट्ठे करने हैं अपने किसी काम के लिए, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी अर्जेंट काम के लिए कोई पैसे इकट्ठे करने हैं तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सेविंग करेंगे, ठीक है। फिर सेविंग कर करके हम उसको कलेक्ट करेंगे। दैट मीन्स हम एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं कुछ ना कुछ उस चीज़ को करने के लिए। या हमें कुछ लर्न करना है और हमें नहीं वो एक बार में लर्न हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, और ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा उसे टाइम देंगे लर्निंग का, उसे लिख के याद करेंगे, उसको देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी कुछ ऐसे ही है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल, ठीक है, फोर्सफुली जो हम लेते हैं, और ये कितनी होती है, 2500 से 3000, ठीक है। तो ये क्या है, एडिशनल वॉल्यूम, मतलब इतना तो उसने लिया ही लिया, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लिया, ठीक है। 6 से 8 हज़ार तो उसने लिया ही, पर्सन ने जो लिया, लेकिन 6 से 8 हज़ार के अलावा जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ उसको हमने बोला रिजर्व वॉल्यूम। और कितना होता है, 2500 से 3000। सेम ऐसे ही एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबली, ठीक है। और ये कितना होता है, 1000 से 1100 ml। फोर्सफुली जो हम बॉडी से एक्सेल आउट करेंगे, जैसे हमें खांसी हो गई या कुछ गले में अटक गया, हमें लग रहा है, तो हम बहुत ज़ोर ज़ोर से उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो जो एक्सपायरेशन रेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। या हम बहुत डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारा IRV इंक्रीज होता है। अब यहाँ आता है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। RV से डिनोट करेंगे, रेसिड्यूअल मतलब बचा कुचा। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर पॉसिबल एक्सपायरेशन, दिस इज एवरेज 1100 to 1200 ml। टाइडल वॉल्यूम तो एज इट इज़ चला आ रहा है, उसके अलावा जब हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दिया, मतलब ERV हो गया, ERV होने के बाद जो लंग्स में बचा हुआ एयर का वॉल्यूम है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। बाय एडिंग अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब्ड अबव, वन कैन derive various pulmonary capacity which can be used in clinical diagnosis। ये सारी जो हमने अभी स्टडी किया पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल एग्जैक्ट यही आएगा, डिपेंड करता है हमारा फिजिकल वर्क कैसा है, हमारी हेल्थ कैसी है, ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, IC से इसको हम डिनोट करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire after a normal expiration. This includes tidal volume and inspiratory reserve volume। मतलब TV और IRV को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारी कैपेसिटी आ जाती है। दैट मीन्स कि एक पर्सन कितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इनहेल कर सकता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सेम ऐसे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगी, इसमें क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम के साथ ERV। अब नेक्स्ट आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, वॉल्यूम दैट विल रिमेन इन लंग्स, ठीक है। एक नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जो नॉर्मल हमने एक्सपायरेशन किया तो जो लंग्स में बचती है उसे हम बोलते हैं ERV प्लस RV, दोनों चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। मतलब लंग्स के फंक्शन करने के लिए जो मिनिमम एयर वहाँ पर बची हुई है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड्स ERV, TV, IRV। और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। दैट मीन्स एक पर्सन फोर्सफुली कितना इंस्पायर कर सकता है और कितना एक्सपायर कर सकता है, तो उसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटीज़ में सारी चीज़ें क्या है हमारी, ये ERV, TV, IRV इंक्लूड हो जाता है। वाइटल कैपेसिटी हर किसी की वेरी करती है, जो माउंटेनियर्स होते हैं उनकी बहुत हाई होती है, प्रेग्नेंट वुमेन की भी ज़्यादा होती है, ठीक, जिन्हें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं तो उनकी वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एथलीट्स की बहुत होती है, ठीक है, एथलीट्स भी, और जो लोग स्पोर्ट्स में रहते हैं उनके लंग्स की भी वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर
accommodate in the lungs the end of a forced inspiration। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम जो भी लंग्स में रहता है फोर्सफुली जब हम ब्रीदिंग करते हैं, और उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा हमारा आरवी, ईआरवी, टीवी, आईआरवी, वाइटल कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी, सबको मिक्स कर दिया तो ये हमारा आ जाता है टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब लंग्स के अंदर कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है एयर को इनहेल करने की। ठीक है, और जो लोग योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनका वाइटल कैपेसिटी हमेशा क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारा जो लंग्स है, ब्रीदिंग मैकेनिज़्म जो है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, वो पूरा डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पे। तो जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होगा हमारे इंटरनल प्रेशर से, तो क्या होगा, तो एयर अंदर जाएगी, और जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा बाहर के प्रेशर से, तो एयर बाहर जाएगी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, इसको लेके कोई भी हमें कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक टॉपिक था मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, और जिसमें जो इंटरकॉस्टल मसल्स थी, जो हमारी रिब केज की मसल्स थी, ठीक, जो थोरेसिक पूरा चैम्बर में मसल्स थी, वो सब उसमें रोल प्ले कर रही हैं। ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, राइट। और इसका की पॉइंट फिर मैं बोल रही हूँ, प्रेशर ग्रेडियंट है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है।